bumpy transition from Joe Biden era to Donald Trump has reverberations for the Indian community that once looked towards the US as a safe place to work, earn, and live, which is why they send their youngsters willingly through legal as well as illegal routes. What was once a highway of freedom and prosperity is a highway to hell, as deportees from the US have become an example of what may be in store for those who continue to live illegally in the US. The week travelled to Majha and Doaba region of Punjab. These consist of districts of Amritsar, Taran, Kapurthala, Jalandhar and others. It is from this entire region that the maximum Indian illegal immigrants from Punjab have travelled to the US. They are part of the 104 Indian illegal immigrants who have been deported from the US recently. These people belong mostly to families that are into farming, agriculture and don't have too many means to support their families. These youngsters were looking to support their economically backward families, some of them having sisters 5 or 6 who need to get married. Their families are earning extremely less money, living in poverty, as you see in this entire region. These youngsters came in contact with agents, mostly based in Dubai or even locally, who do not come out in the open, but they do confess that they had to pay somewhere around 25 to 45 lakh rupees to make this journey into Mexico and then cross the fence into US. एजेंट ने पैसा ही नहीं दिया आगे किसी को, पूरा पैसा खा गया। फिर उसने पेमेंट नहीं की, उसने मेरी मुझे उतारा, रूम में रख लिया। सुबह तो मैं 6 बजे आया उस रूम में, शाम को मेरे पास आया, मुझे बोला कॉल बॉस, मुझे फिर उसने बात की, मैंने बात कराई अपने डॉन्कर की उस बंदे के साथ। उसने उसको गाली निकाली स्पेनिश में, स्पेन में मैं रहता था, मुझे स्पेनिश आती थी, मैं समझता था, मैं उससे बात सुन रहा था सब कुछ जो मैं स्पेन में मुझे रहा था मैं, ठीक है। क्या बोल रहा था? वो बोला मनियाना तार दे के तू ना रोज मनियाना शाम सुबह शाम रोज बोलदा तू पेमेंट कर नहीं दिया मेरी ਉਹਦੀ पेमेंट। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਇਆ 4 ਜਣੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ, ਇੱਕ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਨੇ ਪਿਸਟਲ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਬੈਲਟ ਫੜੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ ਪੂਰਾ। ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਮੇਰੀ, ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ। ਪੂਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 9 ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ जी, 9 दिन पूरा। 9 दिन के बाद मैंने घर में फोन लगाया, रोककर बोला मुझे मार देंगे, मुझे निकालो जहाँ से निकाल लो, मेरे पास कुछ नहीं है। 3 दिन मुझे उसने 4 दिन खाने को नहीं दिया। 4 दिनों के बाद एक पिज्जा दिया उसने मुझे खाने के लिए। जो पानी भी था, पानी भी मैं वहां से पीता, फ्लैश की बगल शीड़ नहीं होती, उससे पानी पी रहा था। 3-4 दिन वहां कट, इतना औखा कटा। 3-4 दिन फोन भी छीन लिया मेरे पास, पासवर्ड भी छीन लिया मेरे पास। 3000 यूरो $500 था, वो भी छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। मेरे पास चैनी था, वो भी छीन लिया। मैं कानून में वो भी पाया, वो भी छीन लिया। आईफोन मेरे को 14 प्रो मैक्स था, स्पेन से लेके चला था। फिर उधर से मैंने घर में फोन लगाया, रोकर बोला मुझे निकालो जहाँ से, मैं मर जाऊंगा। फोन कैसे किया? मैं उसको बोला कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तो आपका घर से हीला कराऊंगा, मैं कहाँ से दूंगा? जब मेरा एजेंट नहीं दे रहा, मुझे कॉल तो कराओ, मैं बात करूंगा, घर वालों से पवाऊंगा पेमेंट, ठीक है। मैंने पहले एक बार मुझे कॉल करने दिया, एक लास्ट बार कॉल करने दिया, ठीक है। उसके बाद मेरे घर वालों ने नवा एजेंट किया, नवा एजेंट करके उसके साथ बात की कि हमारा बंदा जहाँ फंसा हुआ है। मेरा एजेंट कहाँ मिला? एजेंट लोकल? हाँ, एजेंट नवा मिला, एजेंट से बात की नवे से, न्यू से। यहीं का था? हाँ, यही का था। वो ठीक है अभी? हाँ, वो सही है। वो सही था। उसने तो उसने क्या किया? आ गया, उसने बात करके उसे छड़वा के तो आगे मेरी फोटो भेजी, और मेरी फोटो भेजी, मेरे उस नवे डॉन्कर ने भेजी, बोला ये आदमी कहाँ फंसा है, वहां ऊपर माफिया को भेजी। उसने मुझे रात को बात की, ना कोई बात नहीं, आज के बाद आपको नहीं मारेंगे। 13 दिनों बाद उस कमरे से मैं निकला, नवा पेमेंट की। फिर उसने मुझे कितनी पेमेंट करी? फिर मैंने $6500 उसकी पेमेंट की वहां। वो पैसे किधर से आए? फिर घर से दिए मैंने, घर से पाए, फिर उससे घर से पाए। फिर मैं बाहर निकला, फिर मैंने खर्चा मंगाया अपना अमेरिका से, अपने दोस्त से, उससे मैं $400 लिया। मेरे पास पैसा नहीं है, कपड़ा नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, फोन नहीं है मेरे पास। ये भी अभी भी नहीं फोन है, ये भी मेरे वहां इसका है, मैं के पास उधर से मैं खाली आया। एक कपड़े थे ना, जिससे मैंने 1-1.5 महीना निकाला, उससे 1-1.5 महीना एक कपड़ों से। मुझे 9 दिन मारा गया। उससे मैं कल परसों बात की थी, मैंने कहा मैनू ये बताओ मुझे मारा क्यों गया वहां,
उसने मुझे स्पेनिश आती थी। जब मेरे लास्ट दिन बात हुई उससे, उसने कॉल लगाई मेरे डॉक्टर को, ठीक है, जो मुझे भेज रहा था, पहले भेज रहा था, उसको कॉल लगाई, बोला मैं ऐसे मार दूंगा। वो कहता इस स्पेनिश में बोला नॉन पासा ना था कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मार दे तू इसे। उसने सब मैं हैरान हो गया। फिर उसके बाद मैं उसको बात की, मैं मुझे कॉल तो करने दो, घर में कॉल तो करने दो, फिर ही हल होगा। मेरे पास तो फोन भी नहीं है, मैं कैसे घर वालों के आज भी रिकॉर्डिंग पड़ी है, मैं जो रोक कर बताया सुना सकता हूँ मैं आज भी। हाँ, मेरा तो फोन नहीं है जो मैं घर में भेजी रिकॉर्डिंग करके, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा आज भी उतने दिन की पड़ी है मेरे पास रिकॉर्डिंग। तो मुझे बोला था कोई फर्क नहीं पड़ता, मार दो, कोई फर्क नहीं। किसको बोला ये? उसको जिसने कॉल लगा रहा था, माफिया जिसने मुझे रखा था, उसने बोला मैं इसे मार दूंगा। तो वो जो आगे डॉक्टर था मेरे पीछे वाला, उसने बोला कि मार दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप बताइए कि आप ऑस्ट्रेलिया में आपने पढ़ाई करी, 2020 में आप वापस आए इंडिया, उसके बाद एजेंट से कैसे कांटेक्ट किया अमेरिका जाने के लिए? इंस्टाग्राम पे मैडम किसी से बात हुई थी यूएसए में, तो उसने मुझे व्हाट्सएप का नंबर दिया था दुबई का, किसी का एजेंट का। तो उससे दुबई में बात होती रही, व्हाट्सएप पे होती रही कि हम इतने 45 लाख रुपए चार्ज करेंगे आपको लीगली, मतलब वीज़ा लगवा के यहाँ से 2-3 कंट्री आपको ट्रैवल करना पड़ेगा और आपको यूएसए भेज देंगे। इसके बाद दुबई में से आप कैसे आगे पहुंचे मेक्सिको? पूरा रास्ता आप अगर समझाएंगे तो, और कितना टाइम लगा था? यहाँ से हमें दुबई लेके गए वो पहले अपने टूरिस्ट वीज़ा पे, पासपोर्ट वहाँ पे जाकर उन्होंने पैसे वगैरह हमसे लिए डॉलर्स में जो लेके गए थे यहाँ से। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ से हमारा ब्राज़ील का वीज़ा करवाया वाया साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग। तो वहाँ जाके इन्होंने ब्राज़ील में हमसे पासपोर्ट छीन लिए एजेंट्स ने कि आप पहले तो उन्होंने ये बोला कि हम आपका आगे वीज़ा करवा के देंगे। तो 1-1.5 महीना उन्होंने हमारा कोई वीज़ा नहीं करवाया, बस डेली बोलते थे कि आज करवा के देंगे, कल करवा के देंगे। तो उसके बाद उन्होंने वो पासपोर्ट हमारे रख लिए, सारे डॉक्यूमेंट्स रख लिए जो लीगली थे। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि आप पीछे तो अब जा नहीं सकते हो, तो आपको वाया रोड ही जाना पड़ेगा, आगे डंकी लगानी पड़ेगी। तो उन्होंने बोला कि हमारी तो ये बात ही नहीं हुई थी आपसे कि डंकी की कोई, उन्होंने बोला और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो हम आपको ऐसे ही भेज सकते हैं। तो फिर उन्होंने, क्योंकि पैसे भी हमारे आधे से ज़्यादा चले गए थे ब्राज़ील तक, तो फिर वापस तो हम आ नहीं सकते थे। तो फिर उन्होंने वाया रोड हमें पहले बोलीविया भेजा, बोलीविया के बाद उन्होंने पेरू भेजा, पेरू से आगे फिर हम गए इक्वाडोर, इक्वाडोर के आगे फिर कोलंबिया, कोलंबिया में पहुंचते पहुंचते हमें 2 महीने मतलब लग गए लगभग। तो फिर उसके बाद वहाँ से पनामा भेजा, पनामा से फिर आगे कोस्टा रिका, कोस्टा रिका से होते हम निकारागुआ गए, निकारागुआ से आगे होंडरस, होंडरस से आगे ग्वाटेमाला, देन मेक्सिको। वहाँ पे हमें 2-3 दिन रखने के बाद उन्होंने यूएसए भेज दिया। The deportees who were kept in a detention center in San Diego shared their experiences of being under watch of private guards who gave no explanation for the detention, and daily routines meant waking at 6 a.m., few meals during the day, and room sweeps that last till after midnight for security checks. वो डिटेंशन सेंटर कैसा था? जिसमें रुके थे, सेंट्रल टाइप कैंप जो था, कैंप में क्या फैसिलिटी था, क्या सारा दिन सुबह से रात तक क्या करते थे? बस ठीक था जी, वहाँ पर अपना दिन को अपना सो जाते थे, रात को जागते थे, रात सौखी निकल जाती थी, दिन औखा निकलता था। तो फिर ऐसे ही भूखे रह के थे। एक दिन आता था अपना 5 टाइम रोटी आती थी, सेब, चिप्स, तो फ्रूटी, तो गाजरें छोटी छोटी, तो भैंस का मीट यही आता था। जो मीट खाता था उसको मीट दे देते थे, जो फल फ्रूट आता था उसको फल फ्रूट दे देते थे। बस जैसे पहले तो मेरे पैरों पे छाले हुए थे बहुत बड़े बड़े, एक साथ लड़का था उससे भी मैं दाखिल हो गया था जाके। तो फिर 4 दिन तो पता नहीं लगा होश में क्या हुआ क्या नहीं, क्या कर रहे हैं मेरे साथ कुछ नहीं पता जी 4 दिन तो फिर उसके बाद जी हम अपना अंदर आए 5वें दिन। दाखिल कहाँ हुए थे? वहीं पर था? बीच में ही था, और ऐसे ही रूम था छोटा सा, उसमें 2 गद्दे घेरे थे, 2 गद्दे में सो रहे थे बस। वहाँ पर दवाई दे देते थे, वहीं लटा देते थे। तो चलो जी 5वें दिन हम अपने
भाइयों पास चले गए, जो हमारे साथ बॉर्डर क्रॉस हुए वहाँ चले गए थे। चलो जी वहाँ चले गए हम, वहाँ आ रहे हैं 14 दिन में रिलीज हो जाएंगे। चलो जी मैं 5 दिन वहाँ कटे गए हैं, 5वां दिन आ जाए, पीछे कितने दिन रह गए हैं, चलो हो जाएंगे रिलीज, 9 दिन रह गए हैं हो जाएंगे रिलीज। वह जी वहाँ 12 दिन निकले हैं, तो ऐसा दिमाग हो गया था जी बस जहाँ आप मर जाएं, जहाँ घर मुँह ना दिखाएं। फिर अरेस्ट के बाद कहाँ ले गए आपको? अरेस्ट के बाद वहाँ पे जो उनके बॉर्डर पेट्रोल के टेम्परेरी कैंप रहते हैं वहाँ पे वो हमें ले गए। वहाँ कितने दिन रुके? फिर आपको लगा कि छोड़ देंगे या उसके बाद सीधा डिटेंशन सेंटर ही ले गए? जो वो कैंप था वो डिटेंशन सेंटर ही है, वो मतलब टेम्परेरी बने हुए हैं। तो वहाँ पे हमें उन्होंने वहाँ पे लिखा हुआ था कि 14 डेज तक ही आपको रख सकते हैं, उसके बाद वो रिलीज कर देते हैं। जैसे आप अपने लॉयर से बात कर सकते हैं या अपने फैमिली मेंबर्स, वहाँ लिखा हुआ था सब कुछ, लेकिन उन्होंने हमें किसी से बात नहीं करनी। ये सैन डिएगो वाला डिटेंशन सेंटर जी था। जी जी जी। तो कितने दिन आप वहाँ रहे और क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या रूटीन था आपका? हम 19 दिन हम वहाँ पे रहे हैं डिटेंशन सेंटर में, तो हमें कुछ भी नहीं वो बताते थे और ना ही हम बाहर जा सकते थे। मतलब कि हमने डे लाइट तो देखी ही नहीं ना 19 दिन तक। तो हमारा रूटीन मतलब बड़ा वियर्ड था वहाँ पे। जैसे कि हमें सुबह 6 बजे उठा दिया जाता था, तो रात को 2:30 बजे तक हमें सोने नहीं दिया जाता था। बीच बीच में आके मतलब बार बार उठाया जाता था। और खाना देने के लिए 5 बार दिन में खाना दिया जाता था। शावर के लिए कोई फैसिलिटी नहीं थी। तो वहाँ पर लिखा था कि आपको 48 आवर से ज़्यादा का शावर लिए हो गए हैं तो आप बताइए आप किसी मतलब ऑफिसर को, तो आपको शावर वगैरह दिया जाए। मेडिकल की कोई इशू है तो वो बताइए, बट हमें ये कोई फैसिलिटी वहाँ पे नहीं मिली। और कौन सी कंट्रीज के इलीगल इमिग्रेंट आपको मिले? इंडियंस ज्यादा थे या कितनी नेशनैलिटीज के लोग वहाँ पे थे? जैसे एक कमरे में कितने थे? 32 रूम्स थे जैसे वहाँ पे, तो एक कमरे में 50 to 60 पर्सन रहते थे। तो उसमें इंडियन थे हमें मिले, उसके बाद आप बांग्लादेश के लोग भी थे वहाँ पे, कोलंबिया के भी थे और ब्राज़ील के लोग थे वहाँ पे, नेपाल के लोग थे वहाँ पे, मतलब काफ़ी नेशनैलिटीज के लोग थे वहाँ पे। Despite the harrowing experiences of many, there is a persistent belief that illegal entry into the United States is a viable path to a better life. Coming from distant villages in Punjab and Haryana, where the lines between legal and illegal blurred long time ago, landing back in Amritsar meant shattering of their dreams, supported by loans taken from family, friends and relatives. तो फिर तुम्हारा नाम लिस्ट में आया पहले? हाँ जी, फिर तो डिपोर्ट कर दिया था वहाँ से। वहाँ से कितना, कहाँ पर था ये? हाँ जी। सैन डिएगो में था टकैते 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 में जी बस कैंप है, वहाँ पर जाके घेर दिया था। उसके बाद जी 4 घंटे फ्लैट उतरी थी, हाँ। स्टे था, पता नहीं कहाँ था जी, फोन तो ऐड नहीं थे, मैप देखा नहीं कहीं। तो 4 घंटे स्टे थी जी। उसके बाद अमृतसर आने के लिए था जहाज। तो कहीं रुका 4 घंटे? हाँ जी, रोटी पानी खाया तो उतरने दिया? हाँ हाथ पे बांधा हुआ था? हाँ जी, हाँ जी, हाथ पैर बांधा हुआ था। वहाँ से रोटी खा के फिर चल पे थे 4 घंटे बाद। बैठने की सीट नहीं थी? सीट जी है थी, थी। कईयों को मिल गई थी, कईयों तो नहीं मिली थी। तो वो कहाँ बैठे थे? साइड में जी फौजिया साथ। जहाज में? हाँ जी। सबके पास सीट नहीं थी जहाज में? नहीं जी, कईयों को है ही, कईयों को नहीं है ही जी, फैमिली ही कईयों दी जी, कईयों के बच्चे हैं। चलो जी आप कितनी सीट का जहाज होगा? पूरे 104 सीट थी? नहीं थी, ज्यादा ही होगी ना। ये 30 तो उनके सोल्जर्स होंगे। हाँ जी, वह 130 उन्होंने दे ना 30 उसके थे जी, बाकी हम थे। तो जो सीटें दूसरी थी, जहाज मेन जहाज होता है जो फ्लाइट होती है मुंबई से, वो तो जी घट थी। तो जो लोई थी सीट थी, जो भाई कोई सेफ भाई होता है वो सेफ नहीं था। बैठे हैं, सो गो, उठ जाओ, बस ये है। तो फिर अमृतसर आने के लाया जी जहाज थी बस। बॉर्डर कैसे क्रॉस कराते हैं उधर? उधर बॉर्डर सब होता है, तारों के नीचे से भी कराते हैं, ऊपर से भी कराते हैं। जो हमने करा वो तारों के बीच से करा। वैसे पूरा सील्ड बॉर्डर है या खुला है? खुला भी है, सब खुला है बॉर्डर। फेंसिंग है? हाँ।
तारा लगी हुई सेंस गाड़ी से जा सकता है? गाड़ी से नहीं जा सकता, गाड़ी से नहीं जा सकता। गाड़ी से नहीं जा सकता। तो तुम कहाँ से गए? हम बॉर्डर के तारों होते हैं ना, हाँ। उसके नीचे से, क्योंकि अमेरिका बढ़ जाता है ना बॉर्डर के पास। वहां से गए, पुलिस ने पकड़ा और कुछ भी नहीं पूछा हमसे, ना बयान हुए हमारे, ना इमिग्रेशन की हमारे कि कहाँ से आए, आपको प्रॉब्लम क्या है। अमेरिका वालों ने पकड़ा जब, हमारा कुछ भी नहीं सुना, सीधा हमको 13-14 दिन रखा। वहां पूछा, कहाँ रखा था? उसने पता नहीं कैंप था, जहाँ डिपोर्ट सेंटर था, जहाँ वहाँ वेटिंग रूम था, ये नहीं पता किसी को भी, क्योंकि वहां से बोलते थे जहाँ से बंदे रिलीज होते हैं। हमने सोचा 14 दिन के बाद रिलीज हो जाएंगे। 14 दिन के बाद हमको सीधा डिपोर्ट कर दिया। तुम्हें लगा पकड़ के छोड़ के फिर तुम? हाँ, हमें रिलीज कर देंगे। ये हाँ। किसने बताया कि वहाँ सभी बोलते थे जहाँ से आज 10 लोग जाते हैं, 20 लोग जाते हैं, 50 जाते हैं, जहाँ से रिलीज करते हैं बाहर छोड़ देते हैं। हमें क्या पता था डिपोर्ट कर देंगे। ये वेटिंग रूम कहाँ था ये पता नहीं, डिपोर्ट सेंटर? ये नहीं पता। ये वहाँ पढ़ता था सैंडियागो में, सैंडियागो। सैंडियागो में पढ़ता था, मैं कैलिफोर्निया में, सैंडियागो। तो सैंडियागो में रखा था सैंडियागो में रखा, और उसके बाद कितने दिन रखा उधर? उधर रखा मैं 13 दिन रखा, और 14वें दिन निकाल दिया, सीधा डिपोर्ट कर दिया। नहीं, कैसे भेजा? गाड़ी में? गाड़ी में, बस में। पहले हमें हाथ घड़ी लगाई गई ऐसे सभी, फिर उसके बाद बस में बैठाया, पैरों बस में भी से लगाया? पैरों में भी लगाया, पैरों में लगाया था, ऐसे लगा था हाथ घड़ी। फिर उसके बाद बस में बैठाया, बस में सीधा बैठा के हमें पहले खड़ा उसने, जब प्लेन उड़ा पहले तो वहां हम गए ऑस्ट्रेलिया के पास, एयरलैंड में था गुहाना के पास, उसने लैंड कराया, वहां से तेल भरा, फिर उसके बाद फिर उड़ान भरी, फिर पता नहीं कहाँ आए थे, फिर उसके बाद सीधा अमृतसर आए एयरपोर्ट। 2 तारीख को चले थे, 3 को आ गए हम, 3 को आ गए। ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट में आए थे? यस। तो उसमें खाना वगैरह मिला कुछ? खाना मिलता है, पानी मिलता है, सेब मिलता है खाने को। कितने लोग थे मिलिट्री वाले प्लेन में? प्लेन में तो हो गए उनके लोग थे? 20-25 लोग तो हो गए, ज्यादा थे। तो उन्होंने बताया इंडिया ला रहे हैं? नहीं बताया? नहीं, उसने पहले बताया था जब प्लेन में आपको इंडिया छोड़ के आएंगे, इंडिया छोड़ के। हमने बोला, हमें पता लग गया था जब हम ऊपर चढ़ रहे थे, वहां जो हमारा सामान पड़ा था उसमें लिखा था पर्ची पर अमृतसर। हमने बोला ये अमृतसर ही जाएगा, उसमें लिखा था। तो पढ़ के क्या लगा कि अमृतसर ही दुख हुआ जाएंगे? कि अमृतसर जाएंगे, या लगा चलो इससे पीछा छोटा घर जाएंगे? नहीं, क्या? बहुत बुरा लगा, बहुत। हमें तो पूछा भी नहीं गया कुछ, उन्हें क्या करते, हाथ घड़ी था, कुछ तो कर नहीं सकते थे। रोने का भी इतना फायदा नहीं था, जितना पता तो है दिल को कितना नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हुआ, आने को दिल नहीं था। सच में सभी हंस रहे थे, मेरे दिल को पता है मैं कैसे वहां बैठा था, सभी प्लेन में कि चलो कोई बात नहीं, जिस जहाँ ये जा रहे हैं, फिर तो जो होगा सही है, माँ जो खुदा ने किया। बाकी बहुत बुरा लगा मुझे तो, बहुत 2-3 दिन और तरह हुआ कि नहीं, इतना नुकसान हो रहा है। An unspoken question lingers. What now? The all-pervasive challenge of steady illegal migration cannot be solved overnight, even after a bunch of deportees have reached home. तो अभी हम वापस तो आ गए हैं, हमारे पैसे भी सब चले गए हैं जो हमने लोन्स वगैरह ले रखे थे फैमिली मेम्बर्स से। तो अभी बस यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारी थोड़ी हेल्प करे जॉब्स के लिए, क्योंकि हमारे पास भी आपका मुश्किल होगा हम अभी रिपोर्टी बन के। जी मैडम, उसमें दिक्कत आएगी डॉक्यूमेंट्स बनाने में, हमारे पास पासपोर्ट भी नहीं है अभी। तो अब आपकी क्या मांग है और आप क्या सोच रहे हैं आगे अपने फ्यूचर के बारे में? देखिए मेरे 3 बेटियां हैं, तो मैं तो यही चाहूँगा कि मुझे कुछ गवर्नमेंट से हेल्प मिले, एटलीस्ट मुझे कोई जॉब प्रोवाइड करवाई जाए ताकि मैं अपना खर्चा चला सकूँ। For the remaining illegal immigrants in US, who are mostly semi-educated youth from Punjab, Haryana and Gujarat, the web of human trafficking networks spanning continents remains a lurking proposition even today. When the aspiring elite settle down in the US, it's natural the less privileged will pursue the same objective in their own limited ways, say family members. The problem has just arrived at India's doorstep, but the solutions will take some time.